जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल पे आप लोग अगर विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात करें पहले क्वेश्चन से। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है ना, यहाँ से पूछा गया है कि सूर्य है, ठीक है, सूर्य के नज़दीक से लेके कहा जाए बढ़ते क्रम पे जो भी ग्रह हैं उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई, ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है और सबसे दूर कौन सा ग्रह है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है कि भाई बढ़ती दूरी के क्रम में, ठीक है ना, बढ़ती दूरी तो कम से ज़्यादा अगर हम बात करें कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ठीक है ना, तो सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होगा, वो आपका है बुध है। ठीक है ना, कौन सा है, बुध है। तो उसके बाद बात करें तो आपको मिलेगा शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, फिर मंगल। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है ना, और सबसे इसके बाद अगर बात करें मंगल के बाद आपको मिल जाएगा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। अगर हम बुध की बात करते हैं तो ये क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है ना, अगर सबसे छोटे ग्रह की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा आपका, बुध हो जाएगा। बुध सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़े ग्रह की बात करते हैं तो सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है ना, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसके पहले हमने सूर्य की बात की थी, अब हम पृथ्वी से प्रोस्पेक्टस में देखेंगे। ठीक है ना, अगर पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी, ठीक है ना, कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है और सबसे दूर ग्रह कौन सा है। ठीक है ना, अगर सबसे नजदीक ग्रह की बात करते हैं सूर्य के तो हो जाएगा शुक्र। ठीक है ना, शुक्र, और इसके बगल में बात करें कि आपको मिल जाएगा मंगल। ठीक है ना, तो जो पृथ्वी है वो मंगल और शुक्र के बीच में है। ठीक है ना, मंगल और शुक्र के बीच में कौन सा ग्रह ग्रह आपका पृथ्वी है। ठीक है, और सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा सबसे नजदीक ग्रह। ठीक है, तो ये वाला क्रम आपको देखे में कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र होगा, फिर मंगल होगा, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, और अगर बात करें भाई कि इस पृथ्वी की, ठीक है, कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन क्या है, शुक्र कहलाती है। ठीक है ना, पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र। ठीक है, चलिए ऑप्शन की बात करें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, हमने अभी बात की कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, तो शुक्र वाला ऑप्शन आपको देखना है। ठीक है ना, ये दिख रहा है शुक्र, फिर उसके बाद मंगल है, फिर बुध, फिर बृहस्पति। इसका मतलब आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का कितने उपग्रह हैं, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, तो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। ठीक है ना, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है ना, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, चलिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग सूर्य की बात की इसके पहले, सूर्य, तो सूर्य क्या है, सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य क्या है, ये आपका तारा है। ठीक है ना, क्या है, तारा है, क्या है, तारा। सूर्य क्या है, तारा है। सूर्य क्या है, तारा है। और क्या है, ये सभी के सभी ग्रह। ठीक है ना, तो ग्रहों की संख्या कुल कितनी है, 8। ग्रहों की संख्या कुल कितनी है, 8 है। ठीक है ना, तो चलिए हम कुछ 8 ग्रह की बात भी कर लेते हैं। ठीक है ना, 8 ग्रह कौन कौन से आपके मिल जाएंगे। देखिए यहाँ से 4 ग्रह आपको दिख रहा है, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। एक हो गया आपका पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी हो गया, फिर आपको मिलेगा शनि और अरुण और लास्ट वरुण। ठीक है, वरुण। तो ये कुल ग्रहों की संख्या कितनी हो गई, 8। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है ना, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। ठीक है ना, अवरोही क्रम का मतलब ये होता है बढ़ते से बड़े से छोटा। ठीक है ना, बड़े से छोटा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा की बात होती है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे बात करें भाई कि
कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हमें ये पता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। तो बृहस्पति यहाँ पे दिख रहा। अब बृहस्पति के बाद देखना है बृहस्पति के बाद कौन सा होता है, बृहस्पति से छोटा या फिर कहा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, तो बृहस्पति और शनि। उसके बाद करें कि कौन सा हो सकता है, अरुण होगा या फिर वरुण होगा, ठीक है ना, अरुण या फिर वरुण, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, तीसरा जो सबसे छोटा ग्रह है वो है अरुण, ठीक है। कौन सा है, अरुण। और यही आपको दिख रहा है बृहस्पति शनि अरुण फिर वरुण होगा, फिर क्या हो गया, वरुण हो जाएगा। तो अरुण वरुण, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र मंगल एवं बुध। इसका मतलब हमारा जो पहला आंसर होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। और कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बुध क्या है, बीच में आ गया। तो बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है, तो ये तो होगा नहीं आपका, ठीक है ना, ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद हम डी की बात करते हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण शुक्र, यहाँ पे होना चाहिए था, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ आपका। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिक वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है ना। जो पृथ्वी है सूर्य है और इसके किनारे किनारे कौन चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी, ठीक है ना। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है ना। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये किसने बताया था, तो ये बताया था कॉपरनिकस ने, ठीक है ना। पहली बार किसने बताया था, कॉपरनिकस ने बताया था कि जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर चक्कर इस तरीके से लगाती है, ठीक है ना। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं घूर्णन। क्या बोलते, उसको बोलते हैं परिक्रमण काल। क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, ठीक है ना, परिक्रमण काल। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण काल कहलाता है, ठीक है ना। कितना, अगर बात करें कि जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो 365 दिन, ठीक है ना। 365 दिन 56 मिनट 48 सेकंड, ठीक है ना। इतने समय में पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाती है, ठीक है ना। 365 दिन 56 मिनट 48 सेकंड में, इसी को क्या बोलते हैं, परिक्रमा काल। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। अगर कहा जाए कि पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी एक धुर पे मान लिए कुछ इस धुर पे है, एक धुरी, ये मान सकते हैं कि ये क्या है, इसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है और क्या हो रही है, इस तरीके से रोटेट हो रही है। तो अपने अक्ष पर जो पृथ्वी रोटेट हो रही है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं घूर्णन। क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर लगाना वो क्या कहलाती है, घूर्णन कहलाती है। क्या कहलाती है, घूर्णन कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है, घूर्णन। ये लगभग 24 घंटे में एक घूर्णन तय करती है, ठीक है ना। या फिर कहा जाए कि 24 घंटे में एक घूर्णन तय करती है आपकी पृथ्वी, ठीक है ना। कभी कभी पूछा जाता है कि घूर्णन के कारण, ये जो घूर्णन होता है, घूर्णन की वजह से मतलब क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो दिन और रात होते हैं, दिन और रात जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात होता है, ठीक है ना। घूर्णन की वजह से पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है, ठीक है ना, पृथ्वी स्थित है। अब इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, मैं पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो हमने देखा था क्या था, शुक्र था, ठीक है ना। तो यहाँ पे शुक्र दिख रहा है और दूसरा देखना है कि भाई किसके किसके बीच था, पृथ्वी जो थी किन किन के बीच था, तो पृथ्वी मंगल और शुक्र के बीच में। पृथ्वी जो है मंगल और शुक्र के बीच में है। और अगर बात करा जाए कि सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी के कौन सा है, तो वो आपका शुक्र हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा होगा, शुक्र हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एस्टेरॉयड होते हैं, एस्टेरॉयड, ठीक है ना, एस्टेरॉयड या फिर कहा जाए जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये किन किन के बीच होता है, ये मंगल एवं बृहस्पति के मध्य होते हैं, ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह किन के मध्य होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य कौन से होते हैं, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि क्षुद्र ग्रह किन के मध्य होते हैं, मंगल एवं शुक्र के मध्य, तो मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्या होते हैं, एस्टेरॉयड या फिर क्षुद्र ग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, ठीक है ना। अभी हमने इस क्वेश्चन की बात की थी कि भाई पृथ्वी जो है
कुछ इस तरीके से रोटेट होती है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से रोटेट हो रही है, जैसे ग्लोब होता है, ग्लोब, ग्लोब क्या है, पृथ्वी है, ग्लोब को इस तरीके से रोटेट करते हैं ना, ऐसे से रोटेट करते हैं, तो वही क्या है, घूर्णन कहलाता है। वही क्या होता है, घूर्णन, ठीक है, क्या कहलाता है, घूर्णन, ठीक है, क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, घूर्णन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से ग्लोब होता है ना, ऐसा, ऐसे होता है ग्लोब ना। तो ये ग्लोब को ऐसे जब रोटेट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, घूर्णन कहते हैं। क्या बोलते हैं, घूर्णन। एक चीज और याद रखिएगा, जो पृथ्वी है ना, वो 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री अक्ष पर, 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है ना। पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। ये तो ये चीज ध्यान रखना है कि कितने अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी। कुछ इस तरीके जो ग्लोब होता है ना, कि ऐसे होता ना, सीधा तो होता नहीं, ऐसे होता, तो वही होता, वही है, ठीक है ना। वो 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है ना। तो अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, घूर्णन। और इसी घूर्णन की वजह से क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। सूची ए और सूची 2 दिया हुआ है, इनको आपस में देखना है कि कौन सा यहाँ पे सही हो सकता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई कि किस तरीके से ये सही होंगे। चलिए देखिए, अगर हम बात करें इस स्लेट की, स्लेट क्या है, स्लेट क्या है, स्लेट आपका एक कायांतरित सेल है। क्या है, रूपांतरित सेल। स्लेट क्या है, कायांतरित सेल है, ठीक है ना। तो ये जो स्लेट होता है क्या है, कायांतरित सेल। स्लेट क्या है, कायांतरित सेल कहलाती है, ठीक है। उसी तरीके से लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट क्या है, लिग्नाइट जो है कोयले का एक रूप है। लिग्नाइट क्या है, कोयले का एक रूप है, ठीक है ना। कोयले का एक रूप है। और कोयला कैसा है, कैसी चट्टान होती है कोयला, कोयला होता है अवसादी चट्टान, या फिर कहा जाए तलछटी चट्टान, अवसादी या फिर तलछटी चट्टान या फिर प्रस्तर चट्टान कहते हैं इसको, कोयले को, ठीक है ना। अगले अगली बात है बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट है अलोह अयस्क। अयस्क होता है किसका, अयस्क है ये, अयस्क होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है ना। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलोह अयस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलोह अयस्क। ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट क्या है, एक आग्नेय चट्टान है, एक आग्नेय शैल है। ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय शैल है, ठीक है ना। शैलों के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, बताया था कि भाई शैलें कितने प्रकार की होती हैं, मुख्यतः 3 प्रकार की, ठीक है ना। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें, ठीक है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। यहाँ पे कुछ चट्टानों के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है, ठीक है ना। अभी हमने बात की स्लेट, स्लेट क्या है, रूपांतरित चट्टान है। स्फटिक, ये भी क्या है, रूपांतरित चट्टान है। संगमरमर, ये भी क्या है, रूपांतरित चट्टान है। बट ग्रेनाइट की बात करें तो जो ग्रेनाइट है ना, ये क्या है, ये आग्नेय चट्टान है। क्या है, आग्नेय चट्टान, ठीक है, आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट जो होता है वो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, ठीक है ना। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, हिमालय पर्वत, ठीक है ना। हिमालय पर्वत की बात करते हैं भाई, तो हिमालय जो है कहा जाए कि भारत में आपका उत्तर से लेके उत्तर पूर्व तक ये फैला हुआ है आपका हिमालय, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से अगर बात करेंगे, कुछ ऊपर वाला हिस्सा कुछ लेकिन ना, कुछ यहाँ तक क्या है कि पूरा हिमालय है, ठीक है। तो ये हिमालय जो है भारत में और नेपाल में और चीन से तो कई सटा हुआ है ये, ठीक है ना। कुछ हिस्सा पाकिस्तान से भी सटा हुआ है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये श्रृंखला किसका उदाहरण है, वलित पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, अवशिष्ट है या फिर ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वलित पर्वत है, ठीक है ना। जो हिमालय है ये वलित पर्वत है, और वलित पर्वत में कैसा, युवा, ठीक है, युवा वलित पर्वत है, युवा वलित पर्वत है, ठीक है ना। युवा वलित पर्वत आपका हिमालय है, ठीक है ना। युवा वलित पर्वत हिमालय है, ठीक है ना। अगर बात करें हम लोग की चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि भाई सबसे जो लंबी पर्वत श्रेणी है वो है एंडीज, ठीक है ना। एंडीज है, एंडीज जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। अगर एंडीज की बात करें तो ये कहाँ मिलती है आपको, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। और एंडीज की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसको बोलते हैं एकांगुआ। क्या बोलते हैं, एकांगुआ,
एकांगुआ। एकांगुआ जो है ये एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जिस तरीके से हिमालय पर्वत जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, वो आपकी एवरेस्ट है। उसी तरीके से एंडीज जो है, एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, एकांगुआ। कौन सी है, एकांगुआ। और ये एकांगुआ कहाँ पर है, एकांगुआ जो है आपके अर्जेंटीना में। ठीक है ना, कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। कहाँ पर, अर्जेंटीना में। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। सबसे विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, दक्षिण अमेरिका में स्थित, और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ, और कहाँ पर स्थित है, अर्जेंटीना में। ठीक है ना, अर्जेंटीना में। चलिए अगर आल्प्स की बात करते हैं भाई, तो आल्प्स कहाँ है, यूरोप में है। ठीक है ना, कहाँ पर, यूरोप में आल्प्स मिलेगा आपको, यूरोप में। रॉकीज की बात करते हैं तो ये उत्तर अमेरिका में मिलेगा आपको। कहाँ पे, उत्तर अमेरिका में। ठीक है ना, उत्तर अमेरिका। अगर हिमालय की बात करते हैं तो ये आपको एशिया में। कहाँ पे, एशिया। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, वायु में नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो जो वायु में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कितना है, 78%। कितना है, 78%। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो भी आपकी कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, और कितना परसेंट है, 78% है। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं कि ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो 21% है। ठीक है, ऑक्सीजन 21% है। अगर CO2 की बात करते हैं कि CO2 कितने परसेंट है, तो ये आपके 0.03% है। कितना है, 0.03%। ऑर्गन की बात करते हैं तो ऑर्गन कितना परसेंट है, 0.93%। ठीक है ना, कितना, 0.93% आपका ऑर्गन है। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है वायु में, वो आपकी नाइट्रोजन है। अगले क्वेश्चन आते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में पाया होता है। ठीक है ना, मेघ गर्जन की बात हो रही है। अब वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, और कौन कौन से परतें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको आपको देखना है कि भाई मेघ गर्जन, तो मेघ गर्जन की बात करें, बरसात की बात करते हैं। ठीक है ना, या फिर कहा जाए कि जो बादलों का चमकना, ठीक है ना, तूफान आना, तो ये सब किसमें होता है। या फिर कहा जाए जो भी मौसमी परिवर्तन होते हैं, जो भी मौसमी परिवर्तन होते हैं वो कहाँ होता है, आपका क्षोभ मंडल में होते हैं। कहाँ होते हैं, क्षोभ मंडल में सभी मौसमी परिवर्तन पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी कहा जाए कि मौसम, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है ना, कहाँ पे, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, विक्षोभ मंडल। ठीक है, विक्षोभ मंडल कहते हैं। इसी को संवहन मंडल बोलते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक है ना, संवहन मंडल भी बोलते हैं किसको, क्षोभ मंडल को। और क्षोभ मंडल क्या है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत आपकी क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल मिलेगा आपको। ठीक है, उसके ऊपर समताप मंडल मिलेगा। फिर समताप मंडल में थोड़ा सा ये समताप मंडल के अंतर्गत ओजोन मंडल आता है। ठीक है ना, फिर आपको आयन मंडल मिलेगा, फिर बहिर्मंडल मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, वायुमंडल के परतों के बारे में। ठीक है ना, तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है। इसका जो एवरेज ऊंचाई होती है, ठीक है ना, एवरेज ऊंचाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर होती है। ठीक है, 13 किलोमीटर, या फिर कह सकते हैं 5 से 18 किलोमीटर के बीच में होता है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है ना, समताप मंडल उसके बाद होता है, समताप मंडल। इसी समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। ठीक है ना, समताप मंडल में वायुयान जो उड़ते हैं, किस मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। तो ये ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन मिलते हैं, बाकी दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होता। अगर वायुयान की बात करेगा कि वायुयान कहाँ उड़ेंगे, तो कहाँ पर, वायुयान उड़ेगा समताप मंडल में। इसमें कोई भी मौसमी परिवर्तन नहीं होती, मौसमी घटनाएं नहीं होती है समताप मंडल में। ठीक है ना, अगर हेलीकॉप्टर की बात करेगा, हेलीकॉप्टर उड़ता है क्षोभ मंडल में, हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में, और वायुयान कहाँ उड़ेगा, आपका समताप मंडल में। समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। ठीक है ना, ओजोन मंडल आपके समताप मंडल के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, ओजोन मंडल हमें क्या करती हैं, एक कहा जाए कि कंबल का काम करती हैं। ठीक है ना, कंबल का, या फिर कह सकते हैं कि हमें क्या करती है, ये पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं। सूर्य से जो डायरेक्ट आती है पराबैंगनी किरणें, उसे रोकती है कौन, ओजोन मंडल। ठीक है ना, ओजोन मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। सामान्य वायुदाब पाया जाता है। ठीक है ना, वायुदाब, वायुदाब सामान्य। ठीक है ना, कहा जाए कि
जो सामान्य वायु दाब होता है वो कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान पर, पर्वतों पर, धरातल के 5 किलोमीटर पर, या फिर सागर तल पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सागर तल पर क्या होता है, जो वायु दाब होते हैं वो सामान्य होता है। सागर तल पर वायु दाब सामान्य होता है, ठीक है ना। सागर तल पर सामान्य दाब समान होता है। एक चीज आपने कभी नोटिस किया ये चीज कि भाई कभी भी जो ऊंचाई मापते हैं वो सागर से ही क्यों मापा जाता है? स्टेशनों पे आप देखते होंगे कि भाई सागर तल से ऊंचाई इतनी है, सागर तल से ऊंचाई इतनी है, ठीक है ना। आप किसी भी स्टेशन में जाओगे ना, वहाँ भी दिखा देगा कि सागर तल से ऊंचाई, तो वो सागर तल से ऊंचाई क्यों मापते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात की पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है तो यहाँ पे क्या है भाई, मैक्सिमम आपको समुद्र मिलेंगे, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र मिलेगा, ठीक है। और ये समुद्र क्या है, ये समुद्र एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे आपको महाद्वीप है, ये सब महाद्वीप है, ये क्या है, महाद्वीप है, ठीक है। ये क्या है, महाद्वीप है, और इनके अंदर क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक है। तो ये जो पानी का स्तर होता है, पानी का जो स्तर होता है वो कैसा होगा, जब एक दूसरे से मिले हुए हैं तो पानी का स्तर तो लेवल बराबर ही होगा, ठीक है ना। ये बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। तो इस वजह से समुद्र तल से ही ऊंचाई इसलिए लिया जाता है क्योंकि क्या है, ये जो सागर तल है ना, ये सभी जगह बराबर है, ये सभी जगह क्या है, बराबर है, ठीक है ना। अब हम किसी, मान लीजिए आप प्रयागराज में हो तो प्रयागराज से अगर हम मापें तो वैसे ही ये क्या है, प्रयागराज तो वैसे ही ऊंचाई पर है, ठीक है ना, सागर से ऊंचाई पर है, सागर तल से ऊंचाई पर है, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी हाइट को जब मापते हैं या फिर किसी राज्य का, किसी जिले का, ठीक है ना, जो ये मापते हैं कितनी ऊंचाई पर है, तो वो किस मापते हैं, वो सागर तल की, ठीक है ना, सागर तल से ही मापा जाता है। सागर तल से ही किसी भी चीज़ की ऊंचाई मापते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, ये सागर क्या है, हर जगह बराबर है, ठीक है। सागर जो होते हैं इनका जो लेवल है वो एक जैसा है, ठीक है, समान है, इस वजह से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि कैस्पियन सागर की सबसे बड़ी झील है ये। अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो भी आपका कैस्पियन सागर होगा, ठीक है ना। खारे पानी, ओवरऑल सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील मीठे पानी की, ठीक है ना, सबसे बड़ी झील मीठे पानी की, तो हो जाएगी आपकी सुपीरियर झील, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है ये विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। कैसी है, ये मीठे पानी की, मीठे पानी की है, मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। मीठे, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, ओवरऑल सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, या फिर खारे पानी की कैस्पियन सागर, ठीक है ना। कैस्पियन सागर की बात करते हैं तो भाई ये जो कैस्पियन सागर है ना, ये 5 देशों से लगा हुआ है। कितने देशों से, 5 देशों से लगा हुआ है। कैस्पियन सागर कितने देशों से लगा हुआ है, 5 देशों में, ठीक है ना। 5 देशों में ये फैला हुआ है, ठीक है ना। कितने देशों में फैला हुआ है, 5 देशों में, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और सुपीरियर झील की बात करते हैं। ये सुपीरियर झील जो है ना, ये आपके यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में आपका सुपीरियर झील है, ठीक है ना। कौन सी है, सुपीरियर झील। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, ठीक है ना, या फिर कहा जाए कि सबसे खारे पानी की झील, सबसे सॉल्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता हो, ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा, मृत सागर, ठीक है ना, डेड सी। डेड सी जो हो जाएगी ये सबसे खारे पानी की झील है, ठीक है ना। कौन सी है, मृत सागर। कौन सी है, मृत सागर, ठीक है ना। वान झील की बात करते हैं तो वान झील भी है, बट इससे कम है, ठीक है ना। वान झील की बात करते हैं तो ये आपको तुर्की में मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ पर, तुर्की में आपकी वान झील है, ठीक है, तुर्की में वान झील है। मृत सागर की बात करते हैं तो ये आपके इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, ठीक है ना, इजराइल और जॉर्डन के मध्य, ठीक है ना, इजराइल और जॉर्डन के मध्य मृत सागर आपको देखने को मिल जाएगा। कैस्पियन सागर 5 देशों में फैला हुआ है, ठीक है ना। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। कुल 5 झील कहा जाए कि यूएस और कनाडा के लगभग मध्य में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 5 झीलें हैं वो क्या है, यूएस और कनाडा के बीच में है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी झील है जो उन दोनों के बॉर्डर पर नहीं है, ठीक है ना, बॉर्डर पर नहीं है, ठीक है।
चलिए देखते हैं। सुपीरियर झील अभी हमने बताया भाई कि सुपीरियर झील जो है यूएस और कनाडा के मध्य है, ठीक है ना। इरी झील जो है ये भी आपके यूएस और कनाडा के मध्य है। ओंटारियो की बात करें तो ये भी यूएस और कनाडा के मध्य है। मिशिगन की बात करते हैं तो मिशिगन, जो मिशिगन है ना, ये पूर्ण तरीके से यूएसए में है। पूर्ण तरीके से यूएसए में आपको मिशिगन मिल जाएगी, ठीक है ना। पूर्ण तरीके से मिशिगन कहाँ पर है? यूएसए में है। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ठीक है ना। इरी झील कनाडा और यूएस के बीच में। ओंटारियो झील कनाडा और यूएस के बीच में। एक झील और है ह्यूरॉन, क्या नाम है? ह्यूरॉन। ह्यूरॉन, ह्यूरॉन जो है ये भी आपके यूएस और कनाडा के मध्य है, ठीक है ना, कनाडा के मध्य। तो ये आपको याद रखना कि खाली मिशिगन, केवल मिशिगन जो है यूएसए में है, बाकी सुपीरियर, इरी, ओंटारियो, ह्यूरॉन ये सब कहाँ पर है? ये सभी के सभी यूएस और कनाडा के मध्य में है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? ठीक है ना, किसी एक की यहाँ पे नहीं लगी हुई है, ठीक है। देखिए कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तो ये सभी की सभी लगी हुई हैं। सभी की सभी लगी हुई है किससे? ये आपके कैस्पियन सागर से। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर अभी हमने बात की थी ना, 5 देशों में फैला हुआ है ये कैस्पियन सागर, 5 देशों में, जिनमें से 3 ये है, कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अर्मेनिया जो है, अर्मेनिया ये कैस्पियन सागर से नहीं लगता है, कैस्पियन सागर से ये सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है ना। कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना, ये 3 लगते हैं। इसके अलावा और बात करें, इसके अलावा और बात करते हैं तो आपको मिल जाएगा तुर्की, ठीक है, चौथा है। और 5वें की बात करते हैं, 5वां आपका मिल जाएगा रूस, ठीक है, रूस। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये 5 देशों में फैला हुआ है आपका कौन? कैस्पियन सागर, ठीक है ना, कैस्पियन सागर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है ना। अगर बात हो रही है महाद्वीप की तो कितने महाद्वीप है ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। टोटल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, ठीक है ना। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। अब यहाँ पूछा सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। चलिए 7 महाद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं भाई। देखिए पहला आपका एशिया हो गया, ठीक है ना, ये क्रम से लिख रहे हैं सबसे बड़ा, ठीक है ना। फिर दूसरे की बात करते हैं तो आपको मिल जाएगा अफ्रीका, दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका। तीसरे की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये सीक्वेंस है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। फिर चौथे की बात करते हैं तो चौथा मिल जाएगा आपको दक्षिण अमेरिका, ठीक है। 5वें की बात करते हैं तो 5वां हो जाएगा अंटार्कटिका, 5वां आपका अंटार्कटिका। 6ठे की बात करें तो 6ठा हो जाएगा आपका यूरोप। 7वें की बात करें तो 7वां हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, 7वां ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका है, दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप को क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? ठीक है, अभी हमने बात की थी कि सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो सबसे छोटा जो महाद्वीप होगा वो कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। इसे ही ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाता है? कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, कंगारुओं का देश, कंगारू का देश, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वैसे तो इसका जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसका जो वास्तविक नाम है ओशिनिया है। क्या नाम है? ओशिनिया। इसको ओशिनिया कहा जाता है, ओशिनिया, ठीक है, ओशिनिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो वास्तविक नाम है ओशिनिया है। बट ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो है इस ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए उसको ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, ठीक है ना, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। वैसे ओशिनिया महाद्वीप नाम है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस महाद्वीप को श्वेत श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप, ठीक है ना, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अंटार्कटिका को क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप, ठीक है ना, क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप, व्हाइट कॉन्टिनेंट। व्हाइट कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को। यह हमेशा क्या होता है? बर्फ से ढका होता है, ठीक है ना, बर्फ से ढका होता है ये हमेशा बर्फ से ढका होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप कहते हैं, ठीक है ना, पूरा ग्लेशियर है ये। इसी को बोलते हैं विज्ञान को समर्पित, विज्ञान को समर्पित, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, ठीक है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को कहते हैं, ठीक है ना। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को कहते हैं, ठीक है ना, बर्फ से ढका होता है इसीलिए व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ठीक है ना, महाद्वीप और प्रायद्वीप। महाद्वीप की बात करें, कोई वह एरिया, अगर महाद्वीप की बात करते हैं तो ये क्या है? महाद्वीप। कोई वह एरिया, ठीक है ना, कोई वह क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है ना, ये क्या है? चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाद्वीप। जैसे एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है ना, ये सब क्या है? चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। बट यहाँ पूछ रहा प्रायद्वीपीय महाद्वीप। प्रायद्वीपीय महाद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, ये यहाँ से पानी से छोड़ दिया जाए और ये सभी के सभी कहाँ है? पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय, ठीक है। जिस तरीके से भारत की बात करें, भारत भी क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्रफल, यह भी प्रायद्वीपीय भारत इसको बोलते हैं ना। इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, तो नीचे वाला हिस्सा जो है भारत के, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहलाता है, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय महाद्वीप, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय अगर यहाँ बात हो रही प्रायद्वीपीय महाद्वीप की, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय महाद्वीप कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो प्रायद्वीप जैसा है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? यूरोप। कौन सा हुआ? यूरोप। यूरोप जो है ये प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहलाता है, ठीक है ना। यूरोप जो है प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे छोड़ के ये वाला हिस्सा ना रूस से टच है, इसका रूस से टच है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा रूस से टच होने की वजह से ये प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। यहाँ पानी, तीन तरफ आपको पानी मिलेगा, बट इस साइड आपको पानी नहीं मिलेगा। इस साइड आपका रूस से सटा हुआ है, ठीक है ना, रूस से सटा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप। अभी हमने बात की भाई महाद्वीप किसे कहते हैं? वह क्षेत्रफल, वह क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। और भारत विश्व में जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो एशिया है। कौन सा है? एशिया। तो एशिया को ही महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है ना, महाद्वीपों का महाद्वीप। महाद्वीप तो है ये, पूरे महाद्वीपों का महाद्वीप इसे ही कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप होने के कारण इसे ही महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप। देखिए अभी हमने महाद्वीप की बात की भाई कि वह क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा इसमें और समझिएगा। महाद्वीप क्या होता है? बड़ा। महाद्वीप क्या होता है? बड़ा। और द्वीप क्या होता है? छोटा। द्वीप छोटा होता है और महाद्वीप क्या होता है? बड़ा होता है। बस इतना ही फर्क होता है। द्वीप भी चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, महाद्वीप भी चारों तरफ से पानी घिरा होता है। महाद्वीप क्या होता है? बड़ा होता है। महा लग गया, द्वीप से ही महाद्वीप बना है। द्वीप क्या है? छोटा है। और महाद्वीप क्या है? बड़ा है। तो द्वीप में ही महा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? महाद्वीप। और द्वीप छोटा, महाद्वीप बड़ा। तो बस इतना याद रखना है आपको कि महाद्वीप जो होता है वो बड़ा होता है और द्वीप क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है ना। तो द्वीपीय महाद्वीप, तो सबसे छोटा जो महाद्वीप होगा, जो सबसे छोटा महाद्वीप होगा उसे ही कहा जाएगा द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है ना। सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अभी क्या कहा हमने कि जो छोटा हिस्सा होता है उसे द्वीप बोला जाता है, बट है तो ये महाद्वीप, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप नाम दे दिया गया, द्वीपीय महाद्वीप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? प्यासी भूमि का महाद्वीप, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। बात करें ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही कम बारिश होती है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही कम बारिश होती है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है? बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इसीलिए इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है किसे?
ऑस्ट्रेलिया को, बहुत कम बारिश होने की वजह से, ठीक है ना, बारिश की मात्रा बहुत कम होती है ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? विषमताओं का देश, विषमताओं का देश, ठीक है ना, तो विषमताओं का देश किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अफ्रीका को, ठीक है ना। विषमताओं की कई तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कई जो यहाँ का जो रहन सहन होता है, या फिर कहा जाए कि यहाँ के जितने भी देश हैं सब में कहीं ना कहीं विषमताएं देखी गई, इसीलिए इसे विषमताओं का देश या फिर कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है, ठीक है ना। इसे ही डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट, ठीक है, डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं किसको बोलते हैं? अफ्रीका को ही डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? नई दुनिया, ठीक है ना, नई दुनिया किसे कहते हैं? ठीक है, नई दुनिया, अगर नई दुनिया की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका को, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का नाम दिया गया। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का नाम दिया गया था। जो यूरोपियंस थे ना, यूरोपियंस ने सन 1500 में ही इसकी खोज कर ली थी, सन 1500 में ही, ठीक है ना, आ जाएगी सबसे पहले यहाँ इसी खोज कर ली गई थी, ठीक है ना, 1500 में ही, इसीलिए इसको नई दुनिया नाम दे दिया गया था। यूरोपियंस ने क्या किया था? 1500 में इसकी खोज कर ली थी, इसीलिए इसे नई दुनिया का नाम दिया गया। किसे कहा गया? उत्तरी अमेरिका को, उत्तर अमेरिका, ठीक है ना, उत्तर अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? ठीक है ना, मानव घर, मानव घर। अगर पूछा जाए कि मानव घर किसे कहा जाता है तो वो हो जाएगा एशिया। एशिया को मानव घर कहा जाता है, ठीक है ना, एशिया को मानव घर कहा जाता है, ठीक है ना, एशिया को मानव घर कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहली बार कहा जाए कि पूर्ण तरीके से मानव ने यहीं पे ही, ठीक है ना, यहीं पे देखा गया था, इसीलिए एशिया का महाद्वीप का मानव घर कहा जाता है एशिया को, ठीक है ना। अफ्रीका की बात करते हैं ना, इसे कहा जाए कि महाद्वीपों का पालना कहा जाता है, ठीक है ना, मानव का पालना, मानव का पालना, मानव का पालना, ठीक है ना, मानव का पालना। कि मानव के जो जीवाश्म में थे पहली बार अफ्रीका में देखे गए थे, बट पूर्ण तरीके से अगर बात करें कि कहाँ देखा गया तो एशिया में, इसीलिए मानव घर कहा जाता है। मानव घर एशिया को कहा जाता है। मानव घर किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अभी हमने बात की, ठीक है ना, इसे कहा जाता है अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पे लगभग जितने भी देश है ना, सभी अपना यहाँ पे कहा जाए कि शोध केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। सभी देशों ने अपना यहाँ पे शोध केंद्र स्थापित किया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया है? शोध केंद्र। इसीलिए विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा गया है किसको? अंटार्कटिका को। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहा गया है? अंटार्कटिका को कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप का दर्जा दिया गया था। अफ्रीका को अंध महाद्वीप का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। या फिर बात करें जो अफ्रीका था ना, ये सबसे लास्ट में, इसकी सबसे लास्ट में खोज हुई थी, ठीक है ना, 1900 में लगभग, ठीक है ना, इसकी खोज हुई थी। इसीलिए इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है ना, अंध महाद्वीप कहा जाता है। या फिर कहा जाए कि इसको खोजने में काफ़ी समय लगा था, काफ़ी दिक्कतें आई थी, इसीलिए इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। इसको कहा जाता है अंध महाद्वीप, अफ्रीका को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार ग्रह कहा जाता है? भविष्य का भंडार ग्रह, तो भविष्य का भंडार ग्रह किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है, ठीक है ना। किसे कहा जाता है? एशिया को भविष्य का भंडार ग्रह कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपका लाइक हमारा ही मोटिवेशन है, ठीक है। चलिए लाइक करते रहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क एवं विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? ठीक है ना। सभी को पता है भाई कि पृथ्वी
पृथ्वी में 3 रेखाएं हैं, काल्पनिक 3 रेखाएं हैं, ठीक है ना, काल्पनिक 3 रेखाएं हैं। इसे क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है ना। इसे कर्क रेखा, ठीक है ना, और इसे मकर रेखा, ठीक है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है। ये 23.5 डिग्री पर है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसी को भूमध्य रेखा, इसी को 0 रेखा, ठीक है ना। समांतर रेखा इसी को बोला जाता है, ये भी 23.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिण में आपका मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, और विषुवत रेखा बीच में, जो कि पृथ्वी को बीचों बीच डिवाइड करता है, पृथ्वी को 2 भागों में बराबर हिस्सों में बांटता है, विषुवत रेखा, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ये तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो जहाँ पर तीनों ही रेखाएं देखने को मिलती हैं, तो वो आपको अफ्रीका होगा। अफ्रीका जो है, यहाँ से तीनों रेखाएं मिलेंगी आपको, ठीक है ना। यहाँ से कर्क रेखा भी जाती है, मकर रेखा भी जाती है, और यहाँ से विषुवत रेखा भी जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है, ठीक है ना, ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है किस महाद्वीप में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं देखने को मिलता है। अब देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं मिलता है, बट यहाँ पे कोई भी एक्टिव ज्वालामुखी नहीं मिलता है, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है ना, सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर ना होने की वजह से ये मान लिया गया कि यहाँ पे कोई ज्वालामुखी नहीं है। भाई यहाँ पे जो डेड हो चुके हैं तो उनकी गिनती यहाँ पे नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे एक भी नहीं है, इसलिए कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है ना। यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है, ठीक है ना, डेजर्ट कोई भी नहीं है यूरोप में, ठीक है ना। मरुस्थल, अगर मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल जो है वो आपके यूरोप में नहीं है, ठीक है ना, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, और उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? दक्षिण गंगोत्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर दक्षिण गंगोत्री की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये आपके अंटार्कटिक में है, ठीक है ना, सॉरी आर्कटिक लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक है। जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिक महाद्वीप है, यहाँ पे ही आपका दक्षिण गंगोत्री स्थित है, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है ना। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अभी हमने बात किया था, शोध केंद्र है ये, क्या है? शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर, ठीक है, रिसर्च सेंटर है ये दक्षिण गंगोत्री। और भारत का पहला अंटार्कटिक पर कहा जाए कि पहला स्थापित शोध केंद्र, ठीक है ना, पहला स्थापित शोध केंद्र अंटार्कटिक पर कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री है, जो कि अभी समाप्त कर दिया गया है, इसे अभी समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। इसकी स्थापना आपके 1983 में हुई थी, 1983 में इसकी स्थापना अंटार्कटिक पर हुई थी, ठीक है ना। और ये अभी क्या है? समाप्त है। ये क्या है? शोध केंद्र है। कहाँ पर है? आपके अंटार्कटिक महाद्वीप पर है, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं, मैत्री और भारती, मैत्री और भारती ये दोनों अभी सक्रिय हैं, ये दोनों भी यहाँ पे सक्रिय है, ठीक है, अंटार्कटिक में ही ये दोनों भी है। दक्षिण गंगोत्री को समाप्त कर दिया गया है, मैत्री अभी भी चलन में है, और भारती भी, मैत्री और भारती, तो ये 3 शोध केंद्र थे। कहाँ पर? दक्षिण अंटार्कटिक पर। अंटार्कटिक पर कितने थे? 3 शोध केंद्र, जिनमें से दक्षिण गंगोत्री को समाप्त कर दिया गया, और यही पहला शोध केंद्र था अंटार्कटिक पर, ठीक है ना। 1983 में मैत्री आपका 1983 पर आपका दक्षिण गंगोत्री, ठीक है ना, 1983 में दक्षिण गंगोत्री की स्थापना हुई थी, और 1989 में आपका मैत्री, 1989 में मैत्री, ठीक है ना, 1989 में मैत्री, और उसके बाद भारती, ठीक है ना, उसके बाद भारती। तो मैत्री और भारती अभी क्या है? सक्रिय है। दक्षिण गंगोत्री को समाप्त कर दिया गया है। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिक पर, और क्या है? शोध केंद्र है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो याद रखिएगा, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में आपका एटलस पर्वत स्थित है, ठीक है ना। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप, सबसे आर्द्र महाद्वीप, ठीक है ना, सबसे नमी जहाँ पर हो, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है ये सबसे आर्द्र महाद्वीप है, सबसे ज़्यादा नमी यहाँ पर है, ठीक है ना। कई रीजन है। अमेजन जंगल, विश्व का सबसे बड़ा जंगल अमेजन, विश्व का सबसे बड़ा जंगल अमेजन कहाँ पर है? आपके दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका में। इसी वजह से ये सबसे नम पाया जाता है, ठीक है ना। अगर कहा जाए अमेरिका जो, ये अमेजन जो जंगल है विश्व का सबसे बड़ा जंगल है, ये 20% वायु, 20% वायु जो है, 20% वायु अकेले ही
पृथ्वी पर अकेले ही देता है अमेजन। अमेजन जंगल जो है अकेले ही 20% वायु पूरे विश्व को देता है अमेजन जंगल, ठीक है ना, अमेजन जंगल। और कहाँ पर है आपके, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना। इसका अधिकतम जो भाग देखा जाए तो ब्राज़ील में मिलेगा, ठीक है ना, कहाँ पर, ब्राज़ील में, ठीक है ना। और अमेजन नदी जो है यो भी आपकी दक्षिण अमेरिका में ही है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा जंगल भी अमेजन जंगल, और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, ठीक है ना, अमेजन नदी। दोनों ही कहाँ पर है आपका, दक्षिण अमेरिका में है, और सबसे आर्द्र महाद्वीप कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? ये सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? छोटे से आरोही क्रम बताना, छोटे से बड़ा बताना आपको, छोटे से बड़ा, ठीक है, छोटे से बड़ा बताना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि भाई सबसे बड़ा देश की, विश्व में जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? रूस है। रूस के बाद कौन मिलेगा? कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर आपको मिल जाएगा अमेरिका, ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर भारत, ठीक है। तो ये 7 देश हैं जो सबसे बड़े से छोटे। रूस पहले नंबर पे, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, पांचवे पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे भारत। तो सातवां सबसे बड़ा देश भारत है, सातवां सबसे बड़ा देश भारत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है भाई कि सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। चलिए सबसे छोटे देश की बात करें पहले कि भाई यहाँ पे हमने ये देखा कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील। यहाँ से कोई दिख रहा क्या? कोई दिख रहा? ब्राजील खाली दिख रहा, खाली ब्राजील दिख रहा, ठीक है ना। ब्राजील के अलावा कोई भारत दिख नहीं रहा, ठीक है ना। तो ब्राजील क्या है? 5वें नंबर पे है। ब्राजील क्या है? 5वें नंबर पे है। तो इसका मतलब ब्राजील क्या है? सबसे बड़ा है। ब्राजील क्या है? सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। अब ब्राजील सबसे बड़ा है तो मतलब सबसे लास्ट में होना चाहिए, और ब्राजील यहाँ पे सबसे लास्ट में दिख रहा आपको, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील के बाद क्या है? ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया क्या था? भारत था, और फिर अर्जेंटीना। इसका मतलब जो सी होगा हमारा राइट आंसर होगा, सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? ठीक है, सबसे लंबी, सबसे बड़ी, ठीक है ना। तो सबसे लंबी या फिर सबसे बड़ी की बात करते हैं तो हो जाएगा किसका? कनाडा। जो कनाडा देश है इसकी जो तटीय रेखा, तटीय रेखा का मतलब इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो समुद्र से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? समुद्र से, ठीक है, समुद्र से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कनाडा। क्या? कनाडा की जो तटीय रेखा है विश्व में वो सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है, ठीक है ना। सबसे बड़ी किसकी है? कनाडा की है। कनाडा कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका का देश है, उत्तरी अमेरिका का देश, या फिर उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश। चलिए निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप की बात हो रही है, ठीक है ना। सबसे यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है ना। अगर ऑल ओवर की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर ऑल ओवर की बात करते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे अगर बात करते हैं तो कौन सा होगा? न्यू गिनी। इन ऑप्शन के हिसाब से आपको मिलेगा न्यू गिनी। और अगर विश्व में सबसे बड़ा देश की बात करते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व में, सबसे बड़ा द्वीप वो हो जाएगा ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? ये द्वीप है और सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के बाद आपको मिलेगा न्यू गिनी। ग्रीनलैंड के बाद क्या मिलेगा? न्यू गिनी। फिर उसके बाद मेडागास्कर। क्या मिलेगा? मेडागास्कर। मेडागास्कर के बाद बोर्नियो, और बोर्नियो के बाद सुमात्रा, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा न्यू गिनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड तो है नहीं, इसलिए आपका न्यू गिनी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू गिनी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? मरुस्थल की बात हो रही है। सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व में कौन सा है? ठीक है, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है ना, जो कि अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप पर है। अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है, ठीक है ना। कितने देशों में? 11 देशों में फैला है ये, ठीक है ना। सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है और सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। काराहारी की बात करते हो तो ये भी आपके कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में ही स्थित है, ठीक है ना। थार मरुस्थल की बात करते हैं तो ये भारत में, ठीक है। थार मरुस्थल कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान के बीच,
भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है आपका? थार मरुस्थल, ठीक है ना, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि थार मरुस्थल या फिर कहा जाए कि सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा होगा, तो थार ही होगा। यहाँ पे क्या सबसे अधिक आबादी है, सबसे अधिक आबादी, ठीक है ना, सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल आपका थार मरुस्थल है, ठीक है ना। घनत्व की बात करते हैं, 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है ना। पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई जो थार मरुस्थल है इसका घनत्व कितना है, तो 83, कितना है, 83 व्यक्ति पर किलोमीटर, ठीक है ना, 83 व्यक्ति पर किलोमीटर। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक थार मरुस्थल में आबादी होती है। सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल अफ्रीका। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, दक्षिण एशिया की बात हो रही है, ठीक है ना, विश्व की बात नहीं हो रही है, एशिया की बात नहीं हो रही है, दक्षिण एशिया की बात हो रही है। क्या हो रही है? दक्षिण एशिया, जिसमें भारत आता है, इसमें भारत भी आता है, ठीक है ना। अटाकामा की बात करते हैं तो भाई ये तो चला गया चिली में, है ही नहीं, ठीक है ना, तो होगा नहीं, चिली का है। कोलोराडो की बात करते हैं तो ये भी एशिया में है नहीं। कालाहारी की बात करें तो अफ्रीका में है। थार, ठीक है ना, थार जो है ये सबसे बड़ा दक्षिण एशिया का मरुस्थल है, ठीक है ना। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? थार हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, ठीक है ना, गोबी मरुस्थल, तो ये चीन और मंगोलिया के बीच में, चीन और मंगोलिया के बीच में है, चीन और मंगोलिया के बीच में गोबी मरुस्थल है, ठीक है ना, चीन और मंगोलिया के बीच में गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? अभी वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, तो ये मंगोलिया में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंगोलिया दिया है, बट चीन भी है, चीन और मंगोलिया के बीच में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंगोलिया दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। चीन भी, अगर मंगोलिया ना दिया होता तो चीन भी देता, तो गोबी मरुस्थल तब भी आंसर होता, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के बीच में है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कौन मरुस्थल नहीं है? कौन सा मरुस्थल नहीं है? थारू, कालाहारी, सहारा, गोबी, ठीक है। कालाहारी अभी हमने बात किया था अफ्रीका में है, ये भी। गोबी आपके कहाँ पर है? चीन और मंगोलिया के बीच में। थारू, थारू नहीं है, थारू नहीं, थार मरुस्थल है जो कि भारत में है, बट थारू नहीं है। थारू क्या है? थारू एक जनजाति है। थारू क्या है? जनजाति है। थारू क्या है? जनजाति, जो कि भारत में पाई जाती है। भारत की एक जनजाति है। भारत में कहा? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है थारू जनजाति, ठीक है, थारू जनजाति। तो थारू जनजाति नहीं है, थारू क्या है? एक थारू जनजाति मरुस्थल नहीं है। थारू क्या? मरुस्थल नहीं है कि जनजाति है। क्या है? जनजाति है, ठीक है ना। कहाँ पाई जाती है? भारत में। और भारत में कहाँ सबसे अधिक? उत्तर प्रदेश में। तकलामाकन, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तकलामाकन आपके कहाँ पर है? चीन में। तकलामाकन कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है तकलामाकन, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित तकलामाकन। कजाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कजाक मरुस्थल है। क्या नाम है? कजाक, कजाक मरुस्थल। तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं कि तुर्कमेनिस्तान में कौन सा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कजाकुम, ठीक है ना, कजाकुम मरुस्थल। कजाकुम मरुस्थल आपको कहाँ मिल जाएगा? तुर्कमेनिस्तान में। उज्बेकिस्तान में भी आपका एक मरुस्थल है, ठीक है ना, जिसका नाम है किजिलकुम। क्या नाम है? किजिलकुम। किजिलकुम मरुस्थल आपके उज्बेकिस्तान में मिल जाएगा। और कजाकुम ये आपका तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान में। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल, सबसे शुष्कतम मरुस्थल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अटाकामा, जो अटाकामा मरुस्थल है ये सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। और कहाँ पर, कहाँ पर है ये? यहाँ पे चिली में। कहाँ पर है? चिली, ठीक है, चिली। चिली कहाँ पर, किस महाद्वीप में है? चिली किस महाद्वीप पर है? आपके दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का देश है चिली, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका का देश है चिली, ठीक है ना, चिली दक्षिण अमेरिका का देश है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, जहां पर मरुस्थल नहीं पाया जाता है। किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं पाया जाता? तो वो आपका यूरोप है। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ठीक है ना, महासागरों की बात हो रही है, ये सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे बड़ा महासागर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, ठीक है ना, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा। फिर उसके बाद बात करते हैं, आपको मिल जाएगा अटलांटिक महासागर, ठीक है, दूसरा अटलांटिक और तीसरा हिंद महासागर, ठीक है ना।
सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखिएगा। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान, ठीक है ना, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे गहरा स्थान, अगर प्रशांत महासागर की सबसे गहरे स्थान की बात करते हैं तो वो हो जाएगा मेरियाना ट्रंच, मेरियाना ट्रंच, ठीक है ना। हिंद महासागर की बात करते हैं तो हिंद महासागर का जो सबसे गहरा स्थान हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सुंडा, सुंडा गर्त, सुंडा ट्रंच या फिर सुंडा गर्त, ठीक है। अटलांटिक महासागर की बात करते हैं तो प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त या फिर ट्रंच, गर्त को ही ट्रंच कहा जाता है, ठीक है ना। चाहे वो सुंडा गर्त, चाहे प्यूर्टो रिको गर्त की बात करें वो क्या है, गर्त मतलब ट्रंच, ठीक है ना। तो सुंडा गर्त जो होगा हिंद महासागर का, प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर का, और प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रंच, ठीक है ना, मेरियाना गर्त या फिर मेरियाना ट्रंच। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, ठीक है ना, सबसे छोटा महासागर, तो सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है, इसी को ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं, छिपता हुआ महासागर, आर्कटिक को ही छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। आर्कटिक को क्या कहते हैं, छिपता हुआ महासागर। हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर कभी कभी पूछा जाता है कौन सा ऐसा महासागर है जो भारत के नाम पर है, ठीक है ना, तो वो कौन सा है, हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत के नाम पर रखा है, ठीक है ना, हिंद, हिंदुस्तान, ठीक है। दक्षिण निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं, अभी हमने बात किया था, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक महासागर को ही क्या कहा जाता है, छिपता हुआ महासागर। छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है, आर्कटिक महासागर को, ठीक है ना, आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं। निम्नलिखित में किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है, ठीक है ना, ये प्रवाल भित्ति, ये प्रवाल भित्ति कहाँ पर पाई जाती है, किस महासागर में, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में आपको प्रवाल भित्ति देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसी प्रशांत महासागर के ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आपको मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पूछा जाता है कभी कभी ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में, पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में, पूर्व में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलेगा जो कि प्रशांत महासागर। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है, ठीक है ना। प्रशांत महासागर, अभी हमने बात की विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। हिंद महासागर भाई ये भी आपका महासागर है, ठीक है ना। इंडिया के नीचे आपका जो ये प्रायद्वीप महाद्वीप, जो प्रायद्वीपीय द्वीप है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, हिंद महासागर, यहीं पे क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। अटलांटिक महासागर ये भी आपका महासागर है। बात करें भूमध्य सागर की, जो भूमध्य सागर है ये आपका महासागर नहीं है, ठीक है ना, ये आपका महासागर नहीं है। अगर बात करें भूमध्य सागर की ना, तो ये भूमध्य सागर जो है ना अफ्रीका, यूरोप और एशिया को मिलाता है, ठीक है ना। किसके किसके बीच में है, अफ्रीका, एशिया और यूरोप, इनके बीच में आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना। अफ्रीका आपको दक्षिण में मिलेगा, उत्तर में आपको यूरोप मिलेगा और पूर्व में आपको मिल जाएगा एशिया, ठीक है ना। तो भूमध्य सागर आपका महासागर नहीं है, ठीक है ना, ये किनके किनके बीच है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप को आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।